तो दोस्तों ये हमारे बाल महाभारत सीरीज का पार्ट 9 और अध्याय 10 जिसका नाम है लाख का घर। तो आइए इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो ये अध्याय का हमारा जो पहला लाइन है वो ऐसे शुरू होता है कि भीमसेन का जो शरीर बल और अर्जुन के युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। यानी जो दुर्योधन है बहुत जलता था कि इन लोग की बुद्धि देख के, इन लोग की कुशलता देख के, इन लोग का शरीर बल देख के, तो फिर उनको और ज़्यादा जलन होने लगी दुर्योधन को। और वो ऐसा उपाय सोचने लगा जिससे कि पांडवों का नाश हो सके। तो इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफ़ी था, परंतु अपने पुत्र से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वही किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। यानी कि जो ये थे हमारे दुर्योधन था बहुत ज़्यादा दुष्ट था, और सब लोग, और जो शकुनी थे और कर्ण थे, दोनों इसको और चढ़ाने उठाने का काम करते थे एक तरह से, अब बोल लीजिए, और इसको और करते थे कि भाई इनको बंद करो, ठीक। तो ये सब करते थे। तो इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, यानी कि इन लोग को सब लोग पसंद कर रहे थे। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे धृतराष्ट्र को जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राज का संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है। तो ये सब बोल रहे थे लोग जितने सामान्य थे। पितामह भीष्म का कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। जो जो पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था। यानी कि जब जो दिखाई देती थी तब जो दुर्योधन था ईर्ष्या से और कुढ़ने लगता था। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी पूर्वासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते ही भी राज्य से वंचित ही रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान न सहा जाएगा। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है, सबसे समान स्नेह करता है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। यानी कि बोल रहे थे कि तुम्हारी बात तो सही है कि हम लोग की जो पीढ़ियाँ होंगी वो भी राजगद्दी पर बैठ नहीं पाएंगी अगर इनकी पीढ़ियाँ बैठ गई तो युधिष्ठिर की। लेकिन अब क्योंकि अब वो जो है वो अपने कर्मानुसार चलता है, जो ये है जो युधिष्ठिर है सब कर्मानुसार चलता है, धर्मानुसार चलता है, अपने पापा की तरह सब गुणवान भी है, इसीलिए उसको लोग प्रजाजन भी चाहते हैं और वो भी चाहते हैं कि ये राजा ही बने, ठीक ना। तो ये बात ये समझते थे धृतराष्ट्र, क्योंकि बुद्धिमान थे तो ये सब बात समझते थे। लेकिन दुर्योधन को तो ये समझता नहीं था, एकदम पागल था, बच्चा था, इसीलिए ये सब समझता नहीं था वो। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात को से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। तो ये बोला, ये इनको सुझाव दिया। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला दिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था।
उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताएंगे। करने की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, दुर्योधन ने आके कहा, पिताजी, कहाँ है दोस्तों? हाँ, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वर्णावट भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। ठीक ना, बड़ी खुशी से लौट सकते हैं, कोई खतरा नहीं रहेगा। तो ये दुर्योधन ने चाल रची और अपने चाल बताया अपने पापा को। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वाराणवट को सुंदरता और खुशबुओं से के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। कहा कि वाराणवट में एक भारी मेला होने वाला है, जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुनकर खुद पांडवों को भी वाराणवट जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र वहाँ जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वाराणवट के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने पर की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर पूरा करने का वचन दिया। पुरोचन को ने यह सारा काम पूर्ण सफलता करने का निर्णय लिया, पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वाराणवट के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वाराणवट जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, गोम, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। ठीक ना, यानी कि दोस्तों अब मैं आपको पूरा समझा देता हूँ कि आखिर भाई क्या हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे हुआ कि भाई जो धृतराष्ट्र थे, जो ये मैंने आपको ऐसे बताया, जो शकुनी था बहुत ज़्यादा दुष्ट था। आप लोग अगर आप लोगों ने सीरीज देखा होगा महाभारत को तो आप लोग को पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। जो शकुनी था ये उसका मामा था, दुर्योधन का मामा जो था वो शकुनी था, यानी कि उसकी मम्मी का जो भाई था वो शकुनी था। और शकुनी भी कहीं का राजा रहा होगा। और जो उसका मंत्री था वो भी बहुत दुष्ट था। और उसका मंत्री में एक ब्राह्मण भी था और वो भी इन सब चीज़ों का मतलब ब्राह्मण था, फिर भी वो इन सब चीज़ों का पक्ष लेते हुए धृतराष्ट्र को ऐसे समझाने नहीं गया कि अरे भाई ऐसा है, पांडव का अभी कुछ नहीं हुआ, तो आप लोग को आगे चलकर आप बहुत पछताएंगे, आगे चलकर बहुत ज़्यादा आपको दुख दर्द देंगे। तो ये सब सुनकर जो वो थे, इनके पिता थे, दुर्योधन का पिता था धृतराष्ट्र, बहुत ज़्यादा वो आ गए, संकट में आ गए। अरे भाई अब क्या करें, अपने बेटे का ही बात मान लेते हैं और उन सबको वाराणवट भेज देते हैं। फिर वाराणवट में जो वाराणवट के बारे में की सुंदरता और खुशबुओं के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। जो उसके मित्र थे, मित्रगणों ने बहुत ललचाया कि भाई वहाँ पर बहुत सुंदर है और वहाँ पे मेला भी लगने लगा है, तो वहाँ पे जाओ तुम। तो ये सब कह के उन लोग को भेज दिया, वहाँ पे भेज दिया उन लोग को। और फिर यहाँ पे चाल रची जा रही थी। और फिर उन्होंने क्या, वो पांडवों ने अनुमति मांगी धृतराष्ट्र से। तो धृतराष्ट्र पहले से ही चाहते थे कि भाई उनको बताना भी नहीं पड़ा, खाली उनसे अनुमति मांगे रहे थे धृतराष्ट्र से।
तो धृतराष्ट्र ने भी अनुमति दे दी और पितामह भीष्म और सबसे विदा उदा लेके वो लोग चले गए। फिर उनके जाने से पहले जो इनका एक सहायक था, सहायक था ये दुर्योधन का, इसका नाम था पुरोचन। जो पुरोचन था वो ये सब काम करने पूर्ण सफलता के साथ करने का पूरा ठेका ले लिया था कि हाँ भाई ठीक रहे। तो एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले ही वारणावर जा पहुंचा। फिर वहां जाकर मन, घी, गोम, तेल, लाख, चर्बी आदि लेकर जल्दी पकड़ने वाली जो आग होती हैं वो मिट्टी में दबाकर वहां आज पहुंचा, ठीक ना, ताकि झट से आग पकड़े और यहाँ ठहरे तो झट से आग पकड़े और ये चारों के चारों पांचों के पांचों पांडव मर जाएं। तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध मुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निसंग हो जाएं तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएं और कौरवों पर भी कोई दोष न लगा सके। तो ये सब आया प्लान कि भाई वहाँ पे झट से अब कुछ दिनों तक वहाँ पे रखा जाए इन सबको, पांडवों को, जिससे शक ना पैदा हो कौरवों पे कि भाई कौरव सब भेज रहे थे, दबाव बना रहे थे, तो धृतराष्ट्र को भी शक होगा कि भाई यही इतना दबाव बना रहा था। जो अब पितामह भीष्म थे उनको भी शक होगा कि हाँ भाई यही बना रहे थे इतना सब। तो क्योंकि सबको शक ना हो इस कारणवश उसने क्या किया, ऐसा प्लान बनाया कि अभी ने इसको नहीं मारेंगे, अभी इसको नहीं जलाएंगे, अभी कुछ दिन रुकेंगे कुछ दिन वहीं पे उसको ठहरने देंगे। फिर जब कुछ दिन ठहर लेंगे, जब इनको पूर्ण विश्वास हो जाएगा, कोई ये आशंका नहीं रहेगी। और दुर्योधन को कि ऑलरेडी एक बार चाल रचा था भीम को मारने की, जहर का लड्डू खिला दिया था, फिर उसको भेज दिया था, फिर उसको जब वो हल्का हल्का बेहोश होने लगा था उसको पानी में डाल दिया था कि मर ही जाए, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गया क्योंकि भीम तो इन लोगों को तो पहले से शक था कि भाई ये कुछ कर सकता है। जब जाए होंगे तब भी शक ही रहा होगा कि हाँ भाई ये कुछ कर सकता है, लेकिन क्योंकि शक ना आ जाए, ना किसी को इन पे जाए, ना पांडवों को भी इन पे जाए, और पांडव जल के भस्म हो जाए। तो ये सब प्लान दुर्योधन का था। मतलब सोचिए ये सब कितना चालाक था। लेकिन अगर चालाकी कहीं और दिखा देता तो शायद आज सही में अगर वहाँ का राजा होता, लेकिन वहाँ पे चालाकी अपने दिखाया नहीं जवान, तो इसलिए राजा नहीं बन पाया। तो ये था हमारा स्टोरी जिसका नाम था, क्या था नाम, लाख का घर। तो ये स्टोरी था लाख का घर। अगर आपको वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।